हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष हम राज्य व्यवस्था की एक जुनून सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम राज्य व्यवस्था के अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, एआरओ, पीसीएस, इन तमाम परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इस सीरीज को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे आला दर्जे के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टू द पॉइंट सवाल देखते हैं। तो आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले हम 12 लेक्चर और डाल चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल गिरिराज क्लासेस मौरानीपुर पर जाकर आप एक एक करके पहले सभी 12 लेक्चर देख लें। हम ये बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प सवाल देखते हैं यहाँ। अगर आप इन डेप्थ और बहुत अच्छा नॉलेज चाहते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ अगले 3 महीने में ही जो आगामी कांस्टेबल का री एग्जाम होना है, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम देख रहे हैं क्या जुनून सीरीज का लेक्चर नंबर 13। क्लियर? जुनून सीरीज का लेक्चर नंबर 13। सवाल नंबर 391, सवाल नंबर 391 और आज का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर पहला क्या है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कौन देता है कानूनी विषयों पर? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76। 76(1) में क्या है? अटॉर्नी जनरल होगा। 76(2) में क्या है? अटॉर्नी जनरल क्या देगा? सलाह देगा। क्या देगा? सलाह देगा। 76(3) में क्या है? सभी कोर्ट में, ऑल कोर्ट, सभी कोर्ट में जा सकता है। 76(4) में क्या है? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। याद आ रहा है? मैंने अंदर जा के ये बात लिखाई थी 76 1 2 3 4। तो इसका आंसर अटॉर्नी जनरल। यही अगर राज्य को लेके होगा, क्या? राज्य को लेके, तो क्या होगा? अनुच्छेद 165। नियम याद आ रहा है? 89 का नियम। 89 का नियम। क्लियर? इसका आंसर ए। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारत की महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। महान्यायवादी को क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए क्या? तब तो वो लाभ के पद पे चला जाएगा। लाभ के पद पर, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाए। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अंडर आर्टिकल 61 तो राष्ट्रपति, तो महाभियोग नहीं लग सकता। 3 और 4 दोनों गलत। 4 गलत, 3 गलत, 4 गलत। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कौन सा? पहला और दूसरा सही। पहला और दूसरा सही। क्लियर? इसका ऑप्शन ए। क्लियर? अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अंडर आर्टिकल 88। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। लोकसभा मतदान कर सकता है। जब सदस्य ही नहीं है तो मतदान कैसे? जब सदस्य ही नहीं है तो मतदान कैसे? मतदान केवल उसके सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत। ऑप्शन नंबर 4 गलत। 1 2 3 सभी सही। 1 2 3 सभी सही। क्लियर? अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आर्टिकल 100, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177। 177 में एडवोकेट जनरल, 88 में अटॉर्नी जनरल और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। याद है? 88 याद कराया था। 88 याद कराया था। तो किसे है संसद को संबोधित करने का? भारत के महान्यायवादी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, मुख्य न्यायाधीश को, सुरक्षा सलाहकार को। किसको? ए। भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी। आज की डेट में कौन है भारत के महान्यायवादी? वेंकट रमणी साहब। कौन है?
वेंकट रमनी साहब, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आज की डेट में कौन है। क्लियर। अगला, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? सदस्य ना होते हुए भी, क्या है गुरु? सदस्य ना होते हुए भी, सदस्य ना होते हुए। आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल, सीएजी का आर्टिकल 148 से 151, चुनाव आयुक्त का 324 से 329, उपराष्ट्रपति का 64 से लगभग 70 या 69 तक। ठीक, क्लियर। इसका आंसर बी, इसका आंसर बी, इसका आंसर बी, अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? क्या है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में। आंसर समझ गए होंगे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। मुख्य न्यायाधीश भारत 124, महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता 165। हालांकि इसमें एक बात याद रखें, उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, चूंकि सवाल हमसे संसद के पूछा है, लेकिन उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में बतौर सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेता है। सदस्य नहीं होते हुए कार्यवाही में भाग लेता है। कौन कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ठीक, इसका लेकिन जब संसद के लिए पूछे तब महान्यायवादी। अगर सवाल ये है कौन इनमें से राज्यसभा में भाग ले सकता है सदस्य नहीं होते हुए भी, तो ये दोनों ठीक हो जाते। कौन सा? उपराष्ट्रपति भी ठीक हो जाता और भारत का महान्यायवादी भी ठीक हो जाता। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगला, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। क्या होता है सॉलिसिटर जनरल? कानूनी सलाहकार। आज के डेट में तुषार मेहता, तुषार मेहता, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर? क्लियर। अगला, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय या अभिकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन देता है? एडवोकेट जनरल, अंडर आर्टिकल 165, अंडर आर्टिकल 165। महान्यायवादी किसको देता है? केंद्र सरकार को। क्लियर? कौन देता है? इसके साथ एक बात कमेंट में आप बताएं हमें कि उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल कौन है? ठीक है, एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश सरकार का कौन है? मैं आपको यह बता सकता हूं, अभी एक एडिशनल एडवोकेट जनरल को इलाहाबाद सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो अब आप ये बताएं कि एडवोकेट जनरल कौन है? क्लियर? क्लियर। रीता बहुगुणा जोशी का जहां से टिकट कटा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीता बहुगुणा जोशी याद आ रही हैं? हेमती नंदन बहुगुणा की डॉटर। ये वही हेमती नंदन बहुगुणा जो अमिताभ बच्चन के खिलाफ 84 में चुनाव हारे थे, और यही रीता बहुगुणा जोशी के बड़े भैया विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे। क्लियर? ये वही रीता बहुगुणा जोशी है जिनका टिकट भाजपा ने अभी भी काटा है। क्लियर? तो आप बताएं उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? क्लियर? इसका अगला सवाल 400, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नंबर 1, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, ये अपने आप में दिक्कत नहीं लग रही? एक तो भाई साहब राज्य का महाधिवक्ता है और राष्ट्रपति नियुक्ति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है ना, सीधा का सीधा राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री बताता है। क्लियर? सिविल प्रक्रिया संहिता के बंदों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल ओरिजिनल अपीलीय अपीलेट सलाहकारी होती है, उच्च न्यायालयों के पास सलाहकारी नहीं होती है। यही शब्द गलत है, सलाहकारी नहीं होती, अधिकारता होती है, सलाहकारी नहीं होती है। सलाहकारी, तो ये दोनों गलत हो गए, ना तो एक और ना तो दो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, ये वाला हमने देख लिया, ऑप्शन
डी। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? किसके? 148 148 1 2 3 4 5 6। 148 में कौन है? CAG। कौन है? CAG। दूसरे में क्या है? शपथ। तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? दूसरे में है शपथ, तीसरे में है भत्ते। 4 5 6 आप बताएं। 3 मैंने बताए और 3 आप बताएं। पहले में CAG, दूसरे में शपथ, तीसरे में भत्ते। क्लियर? तो आर्टिकल 148 148 के अंदर 6 आर्टिकल हैं। 3 आप बताएं, 3 मैंने बताए। क्लियर? इसका आंसर सी। इसका आंसर सी। इसका आंसर सी। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न से किसको प्रस्तुत करता है? कुल मिला के CAG अपनी रिपोर्ट किसको देता है? CAG अपनी रिपोर्ट किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। अंडर आर्टिकल 151 1 और 151 2। 151 में केंद्र की रिपोर्ट है। किसकी? केंद्र की। जबकि 152 में राज्य की। 152 में राज्य की रिपोर्ट है। 152 में राज्य की रिपोर्ट है। क्लियर? तो ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी जाती है 151 1 और 151 2 के तहत। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संसदीय अधिनियम से, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प से, उपरोक्त में से कोई नहीं? संविधान द्वारा। अंडर आर्टिकल 148 1। याद आ रहा है? 148 1। मैंने क्या कहा? 2 में शपथ, 3 में वेतन भत्ते। 4 5 6 आप बताएंगे। 4 5 6 आप बताएंगे। क्लियर? क्लास में सभी 6 लिखाए हैं। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6/65। 6/65 कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। क्लियर है? क्लियर है? अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोजन तक। सही है। उसको राष्ट्रपति पद से हटा सकता? नहीं, राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता। बल्कि उसका भी हटाने का तरीका क्या है? MI, मेंटल और अक्षमता और मानसिक रूप से दिवालिया। अगर ये दोनों कारण हैं तो प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है, वही इनके भी हटाने की, CAG के हटाने की भी प्रक्रिया होगी। याद आ रहा है? तो सीधा राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते। क्लियर? तो इसका ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम निर्णय किसका? महालेखा परीक्षक की टीका एवं टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम निर्णय किसका है? राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय का, संसद का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? किसका है? संसद का है। किसका है? संसद का है। किसका है? संसद का है। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित है? किसमें? लोक लेखा समिति, PAC। कौन? PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक या कोई नहीं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखते चलिएगा, साथ में दिया गया एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, कौन सा गुरु? कर्तव्य 149। ऑप्शन में है कहीं? हाँ, डी। कर्तव्य कहाँ है? 149। 150 में क्या है? 150 में क्या है? केंद्र और राज्य के खाते। केंद्र और राज्य के खाते। जबकि 151 1 में क्या है? केंद्र को रिपोर्ट। 2 में क्या है? राज्य को रिपोर्ट। 2 में राज्य को रिपोर्ट। तो इसका आंसर डी। इसका आंसर डी। क्लियर है? 148 याद आ रहा है? 147 व्याख्या। 147 व्याख्या। 148 CAG। क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, ये CAG का है। क्लियर है? क्लियर है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? 148 148 148 148 क्लियर है? 148। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? पीएसी का। किसका? पीएसी का। पीएसी के मेंबर याद आ रहे हैं? 15 + 7 15 + 7 कितने? 15 + 7 कुल मिला के 22। 15 + 7 कुल मिला के 22। क्लियर? अगला सवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है हमसे? 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक की पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी से उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। कौन सा? क्लास में लिखा है एक्ट नंबर 1976। ये कब हुआ? 1976 में। क्लियर? इसका आंसर बी। इसका आंसर बी। अगला, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक महालेखा परीक्षक आज के डेट में कौन है? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? वी नरहरि राव। जबकि फर्स्ट एजी अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़। कौन थे? सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। क्लियर है? याद आ रहा है? मैंने क्लास में लिखाया था, रिवीजन करते चलिए। जीसी देखिए अभी बता रहा था 14वें नंबर के। जीसी मुर्मू किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के। कौन से नंबर के? पहले कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। क्लियर है? क्लियर है? अगला, भारत को उपराष्ट्रपति एक सुमिलित कीजिए। सूची 1 अधिकारी, सूची 2 संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति सीएजी, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। महाधिवक्ता किसका होता है? उच्च न्यायालय। लोक लेखा, इस तरफ लोक लेखा समिति, लोकसभा की बैठक, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, एका 3। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा लेखा समिति, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी का 1। भारत का महाधिवक्ता की जगह यहां पे राज्य का होना चाहिए था बेटा। क्या होना चाहिए था? राज्य का। कर लीजिएगा आर्टिकल 165 के तहत। कहां? राज्य का महाधिवक्ता को उच्चतम नहीं होना चाहिए बेटा, इसको उच्च कीजिए। क्या कीजिए? उच्च कीजिए। क्या कीजिए? उच्च कीजिए। क्लियर? और भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक, अंडर आर्टिकल 88। अंडर आर्टिकल 88। तो क्या हो गया? 3 1 4 2। ऑप्शन ए क्लियर। ऑप्शन ए क्लियर है बेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन अग्रता क्रम में, इनका अग्रता क्रम बताना बेटा। मंत्रिमंडल सचिव 11वां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर 7, भारत के मुख्य न्यायाधीश 6। इसका हम फिर से एक बार क्रम देख रहे हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा गवर्नर, 5वां डिप्टी पीएम या एक्स प्रेसिडेंट। डिप्टी पीएम या एक्स प्रेसिडेंट 5 हो गए। 6वें में सीजेआई इंडिया या और 7 में लोकसभा के स्पीकर, 7वें में कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम, 8वें में राजदूत, 9वें में यूपीएससी के चेयरपर्सन, सीएजी और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज। ये सभी याद आ रहे हैं आपको? मैंने पूरा क्रम बताया था, याद कराया था आपको। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा बैठ जाएगा क्रम में? मुख्य न्यायाधीश 4 है कहीं सबसे पहले, हाँ 2 जगह है, और 3 अपने आप है। तो 2 और 1 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
9 में हम मंत्रिमंडल सचिव, 11 में है तो 2 पहले आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहला यूपीएससी 9, मुख्य चुनाव आयुक्त 9, नियंत्रक 9, ये कोई नहीं आएगा, तीनों साथ वाले हैं, डी, तीनों साथ वाले हैं, डी। क्लियर? 9A है बेसिकली इनका भी। 9 में है सुप्रीम कोर्ट के अदर जज, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज। क्लियर? अगला सवाल, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए 25 वर्ष। आपके यहाँ का सांसद कम से कम कितने वर्ष का हो सकता है? 25 वर्ष। क्लियर? अगला सवाल, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं किया जाता है। हालांकि सवाल कुछ मिसप्रिंट हो गया, राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं किया जाता, ये किया जाता है इलेक्शन कमीशन के 324 CDS, मैंने बताया था कंट्रोल डायरेक्ट सुप्रिटेंडेंट, कंट्रोल डायरेक्ट सुप्रिटेंडेंट 324 में लिखा, ये गलत है, हालांकि मिसप्रिंट है। ठीक? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है। हाँ, इसका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ए बी डी, इसका सी गलत है। इसका मतलब यह है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहां पे नहीं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो केवल सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। केवल सी सही नहीं है, बाकी के तीनों सही हैं। क्लियर? अगला सवाल, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो अक्षय कुमार कब का कर लेता, नहीं कर पाया ना। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता। केवल निवास से भी काम नहीं चलता। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है, मतदाता सूची में भी आपका नाम आना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल नहीं, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्या कह रहा है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा, जनसंख्या, किस पे? जनसंख्या। जनसंख्या में एक बात याद रखिएगा, लोकसभा की उत्तर प्रदेश में क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी सीट है वो है गाजियाबाद। कौन सी? गाजियाबाद। जबकि क्षेत्र के आधार पर जो सबसे बड़ी है वो है उन्नाव, वो है उन्नाव। सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर सीट उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, क्षेत्र के आधार पे उन्नाव। देश में सबसे बड़ी क्षेत्र के आधार पे कौन सी है? लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी चांदनी चौक। कौन सी? चांदनी चौक। कौन सी? चांदनी चौक, दिल्ली की सीट। क्लियर? क्लियर? इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो गया? ए, जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन ए। और आज का अंतिम सवाल बेटा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन ... जनगणना, मैंने बहुत क्लियर कट बताया, ऑप्शन ए 1971। अगली जनगणना कब होनी है? अगले जब ये डिलिमिटेशन हो गया, ये आर्टिकल 82 के हिसाब से डिलिमिटेशन आयोग बनता है, विनियोग आयोग बनता है, जिसकी जो अपनी रिपोर्ट देता है, जिस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसी रिपोर्ट रख दी वैसी स्वीकार करने पड़ती है। अगला कब बनेगा? 2026। चूंकि बनने वाला है इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो गया, 1971 के बेसिस पे से फंसा कब दिया था? 84वें संविधान संशोधन 2002 में फंसा दिया था कि हाँ 2026 तक बेच चलेगा, उसके बाद ही विनियोग होगा। क्लियर है? तो हमने अति महत्वपूर्ण सीरीज, हमारी जुनून सीरीज के तहत हमने अति महत्वपूर्ण 30 सवाल, उसकी व्याख्या भी देखी। आप अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, एक एक सवाल के नोट्स बनाएं। इसके अलावा आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में गिरिराज क्लासेस मौरानीपुर झांसी आकर हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।